नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं CDP के क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज की सीरीज़ का ये पार्ट फर्स्ट यानी कि पहला पार्ट है, जिसमें हम पिछले वर्षों में पूछे गए 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे आपको जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको आपका रिवीजन करने का मौका मिलेगा और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या क्वेश्चंस को पूछने का तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि अगर स्टूडेंट्स के सीखने में या ज्ञान के अर्जन करने में जो टीचर्स हैं उनको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखिए, अब पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं कि शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर, बी शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता यानी कि उनका एक्टिव पार्टिसिपेट करें वो किसी भी चीज़ में, उसके लिए उनको शामिल करना, या शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना, या सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। यानी कि आप एक टीचर हैं तो आप स्टूडेंट्स के, जब आपके जो स्टूडेंट्स हैं जब वो सीख रहे हैं कुछ नया या ज्ञान अर्जित कर रहे हैं किसी भी विषय वस्तु से संबंधित, तो उस समय आपको आपका क्या रोल होगा, आप किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, वो यहाँ पर हमसे पूछा है। तो देखिए, आप ध्यान देंगे सबसे पहले अंकों पर या ग्रेडों पर। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी भी अगर आप CDP सॉल्व करें तो हमें कभी भी अंकों पर या बच्चों के ग्रेडों पर ध्यान नहीं देना है। हमें ये नहीं सुनिश्चित करना कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड लेकर आएँ अच्छे। तो जहाँ भी अंक या ग्रेडों की बात हो तो वो ऑप्शन हमारा हमेशा ही गलत हो जाता है। दूसरा है, देखिए यहाँ पर सक्रिय सहभागिता की बात की गई, यानी कि बच्चे एक्टिव लर्नर बने, एक्टिव रहकर किसी चीज़ को सीखें, किसी चीज़ में अपना योगदान दें, सक्रिय रूप से सीखें। तीसरा है कि अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना, और चौथा है कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी याद करने की या रटने की बात आती है तो वो ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए, हमारे सामने बचते हैं दो ऑप्शन, बी या सी। तो देखिए, बी भी हमारा हमें सही लग रहा है, सी भी लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी की सक्रिय सहभागिता के लिए स्टूडेंट्स को शामिल करना, क्योंकि बच्चों का सक्रिय रहना काफ़ी ज़रूरी है। अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना, यहाँ ये सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हर किसी चीज़ में परफेक्ट हों, क्योंकि बच्चे गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। यानी कि जो प्रतिभाशीलता होती है वो किस किस के संयोजन से बनती है एज अ टीचर, मतलब यानी कि कोई टीचर के दृष्टिकोण से वो क्या है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता या उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च स्मरण शक्ति, और चौथा है कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इसका आंसर काफ़ी सोच समझ कर देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखिए, उच्च प्रेरणा होनी चाहिए, यानी कि कोई भी प्रतिभाशील बालक है उसमें उच्च प्रेरणा होनी चाहिए, उच्च वचनबद्धता होनी चाहिए या उच्च क्षमता होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो ये ऑप्शन ए में जो उच्च क्षमता दी गई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बालक प्रतिभाशील है या प्रतिभाशाली है तो उसमें हमेशा उच्च क्षमता हो, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए, जो दूसरा है कि उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च क्षमता, यहाँ भी उच्च क्षमता आ रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ भी उच्च क्षमता आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो जो प्रतिभाशील बालक होते हैं उनमें उच्च योग्यता होती है, उच्च सृजनात्मकता होती है यानी कि क्रिएटिविटी होती है, इसके अलावा उच्च वचनबद्धता होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि जो बच्चे गलतियां करते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन किस वजह से होती हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। और किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब देखिए ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जो गलतियां होती हैं वो बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका है। यानी कि अगर बच्चे ने गलती कर दी तो आपको डांटने का एक मौका मिल गया, तो इसलिए बच्चे जो गलतियां हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखिए बच्चों को कभी भी हमें डांटना नहीं है, मारना नहीं है, दंड नहीं देना है। तो जहाँ भी ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो वो तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध करवाती हैं और समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। या फिर सी है कि ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे ने गलती कर दी तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को क्लास से ही हटा देंगे इस आधार पर कि उस बच्चे ने गलती की है। तो ये तो कहीं भी सही नहीं लगता है हमें ऑप्शन कि हम किसी बच्चे को गलती के आधार पर क्लास से ही हटा दें। तो सी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब देखिए डी ऑप्शन कहता है कि ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो हम उन्हें पास या फेल के ग्रुप्स में या उन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए कभी भी हमें बच्चों को पास, फेल या इस तरीके के समूहों में विभाजित नहीं करना है। तो इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं वो भी हमेशा गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं और समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, यानी कि कोई भी चीज़ वो लिख रहा है वो उल्टी लिख रहा है। दर्पण छवि, यानी कि दर्पण छवि भी उसी को कहेंगे, यानी कि बच्चे उल्टी चीज़ बना रहे हैं। जैसे अगर उसे 3 बनाना है इस तरीके से, वो इस तरीके से बना रहा है, तो ये क्या है? ये दर्पण छवि है। तो इस प्रकार का जो बच्चा है वो किस तरीके का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के, या अधिगम में असुविधा के। तो देखिए दोस्तों इस तरीके का जो बच्चा होता है वो अधिगम में अशक्तता के जो लक्षण हैं वो प्रदर्शित कर रहा है। और हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? यानी कि बच्चों के जो संवेगात्मक विकास है, यानी कि बच्चों के जो संवेगों का विकास है एक तरीके से कह सकते हैं, उसके लिए क्या इनमें से सबसे ज़्यादा सही है? ऑप्शंस है कि अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि ये माता पिता का कार्य है। तो देखिए अगर हम जब हम सीडीपी पढ़ते हैं तो उसमें टीचर का जो रोल है वो बच्चे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही बच्चे के जो सारे विकास होते हैं, जैसे सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक, मतलब हर तरीके का जो विकास है, नैतिक विकास हो चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, सब में अध्यापक बच्चे की सहायता करता है। तो अगर हम संवेगात्मक विकास की बात करें तो यहाँ पर ये पूछा है कि कोई भी सहभागिता नहीं है टीचर की, क्योंकि ये जो काम है वो माता पिता का है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए कक्षा का नियंत्रित परिवेश, यानी कि बच्चों को हमेशा डरा कर रखा जाता है, उन्हें हमेशा अनुशासन में रखा जाता है, एक तरीके से नियंत्रित परिवेश में बच्चों को रखा जाता है। तो देखिए इस तरीके के परिवेश में क्या होता है, बच्चे अपनी अभिव्यक्ति खुलकर नहीं कर पाते हैं, खुलकर चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसा परिवेश कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। या कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, ये भी सही नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है कि कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, इससे बच्चे क्या होगा, बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो बहुत अच्छे से होगा। बच्चे जल्दी चीज़ों को सीखेंगे और अपनी सक्रिय सहभागिता भी प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे
कि कोई भी बच्चे चीज़ सीख रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का अधिगम कर रहे हैं, तो उसके लिए टीचर को क्या ज़रूरी है कि वो एक क्लास में एक अच्छा माहौल बनाए, एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें, ठीक है। अब देखिए आगे पूछा है कि इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो गलत है अच्छे अधिगम के लिए वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, दूसरा बच्चे को स्वीकार करना, सी अध्यापक का सकारात्मक रुख, और डी है कि बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। तो देखिए जो ऑप्शन ए है वो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि यही इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी आज की शिक्षा है वो जो हमारी मतलब आज की जो पूरी शिक्षा प्रणाली कहें तो ये बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो कभी भी बच्चे अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, बल्कि जो टीचर्स हैं वो हमेशा बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी क्लासरूम को बनाएंगे, बच्चों के अनुसार ही जो शिक्षण विधियां हैं उनको निर्धारित करेंगे कि किस विधि से बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। कि पहला है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, या लड़कों को घर के बाहर के। तो देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो यहाँ पर बोला गया है कि लड़कों को हमेशा विज्ञान लेना चाहिए, लड़कियों को होम साइंस या गृह विज्ञान लेना चाहिए। तो देखिए ये जो कथन है ये लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जेंडर बायसनेस से जो है ये कथन। तो इसमें क्या है, मतलब ये एक रूढ़िबद्ध तरीके से बात की गई है कि लड़कियां हमेशा होम साइंस ही पढ़ेंगे और लड़के हमेशा साइंस ही पढ़ेंगे। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं वो हमेशा CDP में गलत होती हैं। दूसरा है कि लड़कियों को हमेशा घर के कामों में करनी चाहिए, तो ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह का ही स्टेटमेंट है। और तीसरा है कि लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पूछा है कि कौन सा सही है, तो जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए कि लड़कों को भी घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ लड़कियों की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर के काम करें, लड़कों को भी घर के कामों में हेल्प करवानी चाहिए। नेक्स्ट है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ए है कि समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाने की जगह जो एक इंडिविजुअल जो लर्निंग है उस पर ध्यान देना है। बी है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, यानी कि अगर बच्चे पढ़ाते समय कुछ प्रश्न पूछते हैं और उससे जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसको इग्नोर कर देंगे आप, मतलब बच्चे कुछ भी पूछ रहे हैं आप उसको कभी भी ध्यान नहीं देंगे उस बात पर और कुछ भी उसका आंसर नहीं करेंगे। तीसरा है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, और चौथा है कि पुस्तकों से उत्तर को लिखाने पर बल देना। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेंगे तभी आप एक प्रभावशाली अध्यापक या अध्यापिका बन सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने स्टूडेंट्स की जो कमियां हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उन सब चीज़ों को जानेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ए परियोजना, बी अवलोकन, सी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, या डी खुले अंत वाले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो देखिए जो सी है कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, यानी कि आपने बच्चों को इस तरीके से एक रैंक दे दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इससे क्या होगा, बच्चे में कभी भी क्रिएटिविटी विकसित नहीं होगी। बच्चों को जो बच्चा लास्ट में आ रहा है उसे लगेगा कि मैं तो लास्ट में ही आता हूँ। तो हमें कभी भी बच्चों को ऐसे ग्रेड नहीं देनी है कि तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, इस तरीके से। बाकी के जो हमारे आकलन के जो तरीके हैं कि उनको कोई परियोजना दे दी या उनका ऑब्जर्वेशन करना या ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना या लिखवाना,
तो ये सारे रचनात्मक आकलन के तरीके हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। यानी कि जो बच्चा है उसमें लिखने में उसके कुछ प्रॉब्लम है, तो वो किस बीमारी से ग्रसित है या उसमें कौन सी विकृति है, ये भी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। ए है डिस्प्रेक्सिया, बी डिस्कैल्कुलिया, सी डिसलेक्सिया या डी डिस्ग्राफिया। तो देखिए जो लिखावट से या लिखने से संबंधित जो विकृति होती है वो होती है डिस्ग्राफिया। ठीक है, यानी कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है, बच्चे लिखते समय काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ए सामाजिक अनुभव, यानी कि यहाँ पर देखिए किस सिद्धांत की बात हो रही है, पियाजे के सिद्धांत की बात हो रही है। ऑप्शन है बी परिपक्वन, सी क्रियाकलाप या डी भाषा। तो देखिए यहाँ पर जो पियाजे हैं उन्होंने भाषा की भी बात की है, उन्होंने क्रियाकलाप की भी बात की है और उन्होंने परिपक्वन यानी कि बच्चा जब मैच्योर हो जाता है तभी चीज़ों को सीखता है इसकी भी बात की है। लेकिन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी सामाजिक अनुभव की बात नहीं की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सामाजिक अनुभव, यानी कि जो पियाजे हैं वो अपने सिद्धांत में सामाजिक अनुभव की बात नहीं करते हैं। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो समाज से संबंधित जो थ्योरी दी है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ऑप्शंस है कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, या इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, या डी पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो देखिए जो त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है वो है हमारा ऑप्शन ए कि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा है कि कोई भी नाराज़ हो सकता है, यानी कि जो गुस्सा है वो किसी को भी आ सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज़ होना आसान नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि अपने संवेगों का सही जगह पर उचित अभिव्यक्ति कौन व्यक्ति कर सकता है, यानी कि उसका कौन सा विकास ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है नाराज़गी की या क्रोध की या गुस्से की, और ये सारी चीज़ें संबंधित हैं संवेगों से। यानी कि किसी का संवेगात्मक विकास अगर बेहतर तरीके से हुआ होगा, अच्छे तरीके से हुआ होगा, वही व्यक्ति किसी सही व्यक्ति के ऊपर, या हम ये कहें सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज़ हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, यानी कि असेसमेंट एंड लर्निंग किसके लिए ज़रूरी है। जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, या डी ग्रेड एवं अंकों के लिए। तो देखिए जो अधिगम में आकलन है वो प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, यानी कि अगर असेसमेंट कर लिया जाए सीखते समय ही तो उससे क्या होता है, प्रेरणा मिलती है, या हम कहें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहले से है और उसमें आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे।
साम्य धारण, बी आत्मसातकरण, सी संगठन या डी समायोजन। तो देखिए इस प्रक्रिया को हम नाम देंगे आत्मसातकरण। बी ऑप्शन हमारा सही यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कि देखिए सीधे सीधे इस प्रश्न में पूछा गया है कि कोई भी दो व्यक्ति होंगे, उनकी बुद्धि में, प्रेरणा में या अभिरुचि में, यानी कि हर चीज़ में, लंबाई, ऊंचाई, मतलब वजन, यानी कि उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर पहलू में भिन्नता होती है। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से या व्यक्तिक भिन्नता से? तो देखिए ये जो सिद्धांत संबंधित है ये है व्यक्तिक भिन्नता से, और व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि कभी भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं हो सकते, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। साथ साथ यानी कि जितने भी कोई भी स्टूडेंट है वो चाहे किसी भी समूह से आता है, कैसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, या उसकी कोई शारीरिक सीमाएं हैं या मानसिक सीमाएं हैं, लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स को, या फिर हम ये कहें कोई भी प्रतिभाशाली है बहुत ज़्यादा, तो इन सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो इस शिक्षा को हम क्या नाम देंगे? ए विशेष शिक्षा, बी एकीकृत शिक्षा, सी अपवर्जक शिक्षा या डी समावेशी शिक्षा? तो देखिए सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने वाली शिक्षा को जो नाम दिया जाता है वो है डी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थी चाहे वो किसी भी समूह से आते हों, उन सभी को एक साथ एक ही छत के नीचे या हम कहें एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अब देखिए आउट ऑफ द बॉक्स का यहाँ पर क्या मतलब है? यानी कि किसी भी चीज़ से हटकर सोचना, यानी कि अपने बॉक्स से बाहर निकलकर सोचना, बिल्कुल ही कुछ अलग सोचना। तो ये है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए स्मृति आधारित, यानी कि जो कुछ भी आपने याद किया था, आपकी जो मेमोरी में है उस पर आधारित चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी अभिसारी चिंतन या डी अनुकूल चिंतन। तो देखिए इसको हम कहेंगे बी अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन में क्या होता है, एकदम मतलब क्रिएटिव थिंकिंग होती है, रचनात्मक चिंतन होता है, कुछ हटकर सोचा जाता है, और इसी को हम दूसरी भाषा में आउट ऑफ द बॉक्स नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा है कि शिक्षण में यानी कि टीचिंग में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन यानी कि असेसमेंट इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ए उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, बी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या सी कक्षा में प्रतिभाशाली और कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, यानी कि स्टूडेंट्स को जो प्रतिभाशाली हैं उनको अलग, और जो वीक है यानी कि पढ़ने में कमज़ोर है या किसी भी तरह से कमज़ोर है उनको अलग ग्रुप में डाल देना, या डी उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत यानी कि प्रमोट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। तो जो भी हम परिवर्तन लाएंगे वो शिक्षार्थियों के यानी कि स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार ही लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे क्या हो, अधिगम को सार्थक कराया जा सके। अब देखिए नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चे के सार्थक अनुभव को सुगम नहीं बनाता है? ए है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, बी है प्रकरण पर यानी कि कोई भी टॉपिक है उस पर परिचर्चा और वाद विवाद यानी कि डिबेट करना, सी प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन देना, या डी विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर। अब यहाँ पर आ गया याद करना, तो हमारा
ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर हमसे पूछा भी गया है कि सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, तो नहीं वाला पूछा है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम होता है। बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना या उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो देखिए, अगर हम बच्चों को किसी भी तरीके का दंड देते हैं, चाहे वो शाब्दिक हो या गैर शाब्दिक हो, इससे क्या होता है, उनकी यानी कि बच्चों की स्वयं के प्रति जो अवधारणा होती है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि जो अध्यापिका है वो भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या डी एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। तो देखिए, अगर जो अध्यापिका है वो सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखती है, तो ये संकेत करता है कि जो अध्यापिका है वो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, या डी शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सूचित करता है, यानी कि किस स्तर में जो नैतिकता है वो बच्चे में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो देखिए, जो पहला स्तर होता है उसमें बच्चे में बिल्कुल भी नैतिकता उपस्थित नहीं होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ए है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या बी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सी, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, यानी कि समाजीकरण क्या है, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण, यानी कि उनको ग्रहण करना या सीखना। डी है कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। तो समाजीकरण का मतलब ही यही होता है कि बच्चे सामाजिक कौशलों को सीखते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा है, तो इस तरीके से हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना, या डी पार्श्वकरण। तो देखिए, इसे कहेंगे हम सहारा देना। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है कि कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे किससे चीज़ों को सीखते हैं, समूह के व्यवहारों को कौन उन्हें सिखाता है। तो देखिए, प्रारंभिक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने घर में रहते हैं, तो अपने माता पिता एवं भाई बहन से ही चीज़ों को सीखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था, या जिसे हम लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं, की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हैं ए 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, या डी 11 से 18 वर्ष। तो देखिए, जो 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है
उसे हम परवर्ती बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि आर्जर तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति यानी कि प्राकृतिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि जो सोनाली है वो ये महसूस करती है कि ये परिवेश से प्रभावित होता है यानी कि वातावरण से। और ये मानते हैं, जो आर्जव है वो मानता है कि वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। तो इन दोनों के बीच जो ये चर्चा हो रही है ये किस विषय में है? ए स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस हो रही है, या सतत तथा असतत अधिगम पर, सी प्रकृति और पालन पोषण वाद विवाद हो रहा है, या चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर। तो देखिए इन दोनों के बीच जो वाद विवाद या बातचीत हो रही है वो हो रही है प्रकृति तथा पालन पोषण पर, यानी कि नेचर वर्सेस नर्चर पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना क्या प्रतिबिंबित करता है? ए प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, या मानवतावादी उपागम, या सी संज्ञानात्मक उपागम, या सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 30 क्वेश्चन, और अब आपको कमेंट करके बताने हैं कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए, और इससे आपको अपनी तैयारी को जांचने का बेहतर मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।